स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने भ्रंश, वलन, चट्टानें यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपको पढ़ाया। अब आज हमारा ज्वालामुखी टॉपिक है, जिसको सब इंसिक के रूप में नेक्स्ट चैप्टर के रूप में दिया गया है, बहुत विस्तृत रूप में। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं जैसा समझा रही हूँ, समझाते हुए चल रही हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हाथ भी नहीं काम कर रहा है कि अच्छे से इस पर लिख दिया जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ आपसे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। जैसे भूगर्भ में निर्मित मैग्मा का लावा के रूप में धरातल पर उद्गारित होने को ज्वालामुखी कहते हैं। जब हमारा जो भूगर्भ होता है उसमें जब मैग्मा जो है वो उद्गारित होता है नीचे से, जब दाब लगता है, दाब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैग्मा जो होता है वो अर्ध तरल अवस्था में होता है। वो अर्ध तरल अवस्था में होता है, और दाब के कारण वह चट्टानों में चटकन और दरारें होती हैं। तो दोनों जब चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, तो चट्टानों में वो अपसारी क्रियाएं होती हैं। अपसारी क्रियाओं में चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में दरार पड़ जाता है, जिससे मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो वो जो मैग्मा का ऊपर की तरफ बहाव होता है, निकलता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। यह अंगारों के रूप में बहुत ऊपर तक जाता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, शंकु का निर्माण करता है, बहुत सारी आकृतियों का निर्माण कर देता है ज्वालामुखी। ये जो मैग्मा होता है, जो ठंडा होके जमाव हो जाता है और शंकु का रूप भी ले लेता है, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो अब हमने जान लिया ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से समझ लीजिए, भूगर्भ में निर्मित मैग्मा का लावा के रूप में दरारों के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, दरारों के माध्यम से ही मैग्मा निश्रित होता है, निकलता है। बाहर निकलने व धरातल पर फैलकर ठंडे होकर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। जैसे धरातल पर हमारे नीचे सबसे क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। ये हमारे क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, 100 से 200 किलोमीटर के उसमें रेंज में, 100 से 200 किलोमीटर के उसमें पाए जाते हैं दुर्बलता मंडल, जिसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। ये हमारे क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग में ये पाया जाता है दुर्बलता मंडल। यहाँ से ही जो है ये एक ऐसे नली बन जाती है। जब मैग्मा का उद्गार होता है तो एक नली बन जाती है। ये नली जो होती है, ये एक ऐसे यहाँ पे छिद्र हो जाता है, जब जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, तो यहाँ से ज्वालामुखी ऐसे इसका उद्गार होता है, ज्वालामुखी निकलती है, और ये नली जो है ये इसको इससे जोड़ने, स्टेनोस्फेयर को इससे जोड़ने का कार्य करती है। और इस छिद्र को क्या कहते हैं, जब ये छिद्र नुमा होता है, जब ये छोटा होता है तो इसको छिद्र बोलते हैं, जब इसमें से उद्गार होता है तो इसको क्रेटर बोलते हैं। इसका मुख बन जाता है एक, जिसको ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसको एक क्रेटर नाम दे दिया जाता है, इसको क्रेटर का नाम दे देता है। और ये जो नली होती है, ये क्रेटर और स्टेनोस्फेयर जो दुर्बलता मंडल है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ये ज्वालामुखी नली है। ये ज्वालामुखी नली है, ये दुर्बलता मंडल को क्रेटर से जोड़ने का कार्य करती है। जब यह पदार्थ, जो विखंडित पदार्थ हैं और गैस, ये सब जब ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलते हैं, तो ये बहुत दूर तक जाके और फिर से वापस आके ऐसे एक पर्वतनुमा एक शीतल होकर एक जमाव कर लेते हैं, जिसको शंकु बोलते हैं। इन्हीं के जमाव से क्या बन जाता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है, जिसको बाद में ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये क्या बन जाता है, जमाव से ज्वालामुखी शंकु बन जाता है।
ये ज्वालामुखी शंकु बन जाता है जमाव से, और इसी से ही विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। उसी को बाद में ज्वालामुखी पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अपने नोट में नोट कर लीजिए। मैं इसको बहुत अच्छे से पूरा ज्वालामुखी क्रिया आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप इसको अपने नोट में नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैंने बताया ज्वालामुखी किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जब ज्वालामुखी तो किसे कहते हैं, प्रक्रिया, उसकी क्रिया वह हमको पता चल गई। अब ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से कुछ विखंडित पदार्थ, जैसे ज्वालामुखी में से जैसे गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, विखंडित पदार्थ, ये सब उसमें से बाहर निकलते हैं। साथ में उसी के ही संगठन को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो उसमें से देखिए उसमें से क्या क्या पदार्थ निकलता है, कितनी मात्रा में। सबसे पहले उसमें लावा, जो मैग्मा जिसको बोलते हैं, मैग्मा जो धरातल के अंदर होता है, जब वह उद्गारित होकर ऊपर आता है और तब उसको लावा बोलते हैं। जब वह लावा होता है तो लावा जो इसमें होता है ज्वालामुखी में, इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। सिलिका के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो लावा जो होता है वो गाढ़ा लावा और पतला लावा भी उसमें से निकलता है। जैसे उसको सिलिका के आधार पर बांटा हुआ होता है। जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वो लावा गाढ़ा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है वो लावा जो होता है वो पतला होता है। तो जब ये लावा है जिसको एसिड लावा और बेसिक लावा कहा जाता है। एसिड लावा जो होता है, एसिड मीन्स वैसे भी अम्ल होता है, तो एसिड लावा अम्ल और बेसिक लावा जो होता है वो क्षार होता है। तो और ये गाढ़ा होता है। एसिड लावा जो होता है अम्लीय, वो गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा 65% पाई जाती है। और बेसिक लावा जिसको क्षार बोलते हैं, इसमें ये पतला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा 45% पाई जाती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए ये पतला होता है। और एसिड लावा जो सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए लसदार या गाढ़ा होता है। और इसमें किस चट्टानों की कौन सी चट्टानें बनती है, इससे ग्रेनाइट टाइप्स की चट्टानें बनती हैं। और बेसिक लावा या क्षार जो है, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें कौन सा विखंडित पदार्थ निकलता है, जलवाष्प। जलवाष्प तो ज्वालामुखी में वैसे भी सबसे ज़्यादा निकलता ही है। लावा हो गया, जलवाष्प हो गया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे गैस पर। इसमें से विभिन्न प्रकार की गैसों का भी श्रावण होता है। गैसें भी स्रावित होती हैं, ऊपर निकलती हैं और आकाश में बहुत दूर तक फैलाव इनका हो जाता है। जैसे CO2, SO2 और N2 आदि प्रकार की गैसें जो हैं वो निकलती हैं विखंडित पदार्थों के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कई प्रकार की गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं। विखंडित पदार्थ, जिसमें विखंडित पदार्थ में जो कणों के आधार पर इसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। कणों के आधार पर इसमें बहुत सारे विखंडित पदार्थ, कंकड़, पत्थर, ये सब भी ज्वालामुखी की क्रिया में निकलते हैं। जैसे लैटली, बम, टफ। लैटली जो होता है ये जैसे सब कणों के आधार पर बटे हुए होते हैं। लैटली जो होता है ये मटर के दाने के समान होता है। कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है। बम जो है वो बड़े कण वाले होते हैं। और टफ जिसको बोला जाता है वो धूल व राख होते हैं। जो विखंडित पदार्थ निकलते हैं कणों के आधार पर, लैटली, बम और टफ निकलते हैं। लैटली जो होता है वो मटर के दाने एकदम छोटे कण होते हैं, मटर के दाने के आकार के। और बम जो होते हैं वो बड़े कण वाले होते हैं, जिसको बम कहा जाता है। वो बड़े बड़े कण में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। टफ जो होता है वो धूल और राख होती है। तो अब मैं ऐसे लिख के समझा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आपको समझ में भी नहीं आता होगा। और इस तरह रहेगा तो जल्दी भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, क्लियरिटी भी रहेगी और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ज्वालामुखी का वर्गीकरण जानेंगे। ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी वर्गीकरण जो है ये दो प्रकार में बांटा हुआ है। जैसे उद्गार की अवधि के आधार पर, नेक्स्ट उद्गार की तीव्रता के आधार पर। एक बांटा हुआ है एक अवधि के आधार पर और एक तीव्रता के आधार पर। जैसे अवधि में हम जान लेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी।
नेक्स्ट, उद्गार की तीव्रता के आधार पर, जैसे कौन धीमे धीमे किसका विस्तार होता है और कौन बहुत तीव्रता से निकलता है, इस टाइप का। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, नेक्स्ट दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे उद्गार की अवधि के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे सक्रियता से हमारा तात्पर्य हो जाएगा एक एक्टिवनेस, जैसे कोई काम करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, ऐसे ही जैसे सक्रिय है ये, तो ये इसमें हमेशा निरंतर इसमें विस्फोट होता रहता है। ये हमेशा हमेशा 5 साल, वैसे भी जो ज्वालामुखी होता है हर 5 साल पे फूटता ही रहता है, तो इसमें जो है हमेशा निरंतर विस्फोट होता रहता है और इसकी क्रियाएं चलती रहती हैं। प्रसुप्त व सुसुप्त ज्वालामुखी, ये जो होता है इसमें जैसे विस्फोट अभी हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, लेकिन इसमें होने की संभावना है कि मतलब भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे शांत ज्वालामुखी जो है, इसमें एक बार विस्फोट हो चुका है, अब इसमें कभी भी विस्फोट नहीं होगा। प्रसुप्त में भी होने की संभावना है, सक्रिय निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट शांत ज्वालामुखी जो है, इसमें अब एक बार विस्फोट हो चुका है, अब कभी विस्फोट नहीं होगा। और उद्गार की तीव्रता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जैसे केंद्रीय उद्गार वाले, जैसे एक छिद्रनुमा होता है, इसमें गैसों की मात्रा अधिक पाई जाती है, गैसों की मात्रा अधिक पाई जाती है और विखंडित पदार्थ जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो जब गैसों की मात्रा एक सीधी रेखा में जब निकलता है तो उसी के माध्यम से ही विखंडित पदार्थ भी निकलता है, तो इसकी तीव्रता बहुत ऊपर तक जाती है। तो जब एक केंद्र से ही इसमें होता है तो इसीलिए इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी बोलेंगे। दरारी उद्गार वाले से हमारा मतलब है जब जो हमारे यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और तब चट्टानें फैलती हैं, जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं, तो इनकी वजह से चट्टानों में चटकन या दरारें पड़ जाती हैं, जिसको मैंने आपको भ्रंश वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो जब पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो उसके माध्यम से जब नीचे से दाब बढ़ता है तो मैग्मा जो है वो धरातल पर आता है, उद्गारित होता है, तो आके धरातल पर कुछ दूर तक उछल के फिर आके धरातल पर फैल के और जम जाता है और स्थलाकृतियों का निर्माण कर देता है। और इसका बहुत ज़्यादा उद्गार नहीं होता, बहुत तीव्रता से, बहुत धीरे से, क्योंकि दरारें बहुत बड़ी होती हैं और छिद्र जो छोटे होते हैं तो ज़्यादा उछाल मारते हैं, और इसमें दरारें जो हैं वो काफ़ी दूर तक जाती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तक ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, दूर में जाकर डिवाइड होकर अपना फैल जाती हैं, फैल के जमा हो जाता है, इसलिए इसको दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं और इसमें तीव्रता कम पाई जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको अच्छे से आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आ जाते हैं इसके वर्गीकरण को एक एक करके हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन भी उस तरह से नहीं लिखेंगे, हम जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फैक्चुअल जो एग्ज़ाम से हमारे तुरंत रिलेट हो जाए ऐसे टाइप में, जहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उद्गार की अवधि के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें होता है सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको मैंने बताया था कि इसमें निरंतर लगातार होता रहा है, हर 5 साल पर इसमें अभी भी होगा और भविष्य में भी होगा और पहले भी होता था, इसमें निरंतर लगातार उद्गार हो रहा है। तो इसका सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल सबसे आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले किलायु ज्वालामुखी जो है, किलायु इसका कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप पर, ये हमारे यूएसए के पास में हवाई द्वीप है, वहाँ पर पाया जाता है। ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है और ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी इक्वाडोर, एक बार कोटा जरूर जाएं। कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, विश्व का ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप जो है ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है सर्वाधिक। ओजस डेल सैलाडो जो चिली और अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका का जो देश है नीचे, चिली और अर्जेंटीना, उसकी सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सैलाडो चिली और अर्जेंटीना की उस पर स्थित है, ओजस डेल सैलाडो। स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको, स्ट्राम्बोली को। बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये हमारे भारत का है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आप ऐसे मोटा मोटा जान लीजिए। एटना ज्वालामुखी जो है ये इटली, ये भी उदाहरण सक्रिय ज्वालामुखी का ही, एटना इटली में है। पिनाटुबो फिलीपींस में है। पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अवधि के आधार पर दूसरी ज्वालामुखी प्रसुप्त व सुसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त व सुसुप्त ज्वालामुखी में एक बार उद्गार हो चुका है, अब आगे उद्गार होगा या नहीं इसके बारे में कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका कोई अनुमान नहीं है। तो इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया जो हमारे एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, वहाँ पर इंडोनेशिया में क्राकाटोवा ज्वालामुखी स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये हमारे भारत में स्थित है। और ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है? प्रसुप्त व सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें एक बार उद्गार हो चुका है, आगे होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित है। तो क्राकाटोवा इंडोनेशिया, नारकोंडम भारत में, फ्यूजियामा जापान में, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम शांत ज्वालामुखी को देखते हैं। की अवधि के आधार पर अब हम शांत ज्वालामुखी देखेंगे। ये इसमें एक बार उद्गार हो चुका है, अब आगे उद्गार नहीं होगा इसमें। इसको शांत प्रकार की ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है, देवबंद ज्वालामुखी और कोह-सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में है, माउंट शास्ता हुड और रेनियर यूएसए में है। ये हो गई शांत प्रकार की ज्वालामुखी, आप इसको नोट कर लीजिए। हमने देखा उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी को, शांत, प्रसुप्त और जागृत ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी। जैसे मैंने बताया था केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार जब एक छिद्र से तीव्रता हो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ पे उद्गार का माध्यम जो होता है या उसकी तीव्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, उसका बहुत तीव्र माध्यम से होता है। वही जब दरार के माध्यम से उद्गारित होता है मैग्मा तो कई भागों में बढ़ जाता है, इसलिए उसका फैलाव हो जाता है, तो उसमें तीव्रता अत्यधिक नहीं पाई जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार में जब मैग्मा की मात्रा, जब गैस की मात्रा अधिक और विखंडित पदार्थों की मात्रा कम होती है। जैसे कह रहे हैं केंद्रीय वाले में क्या होता है, इसमें गैस की मात्रा अधिक होती है, जब तीव्रता होती है तो उसमें गैसों की मात्रा अधिक निकलती है, और जो विखंडित पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा कम होती है। जब इसमें से गैसों की मात्रा देखिए अधिक है और क्या कहते हैं, गैस की मात्रा अधिक और विखंडित पदार्थों की मात्रा कम होती है। जब गैसों की मात्रा इसमें से जब दुर्बलता मंडल से जो हमारा 100 से 200 किलोमीटर के उसमें रेंज में पाया जाता था, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से में, मेंटल के दुर्बलता मंडल अर्ध पिघली अवस्था में, जिसको मैग्मा कहा है, मैग्मा का जमाव रहता है। जब उसमें तापदान अंदर से बढ़ता है तो फिर क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है ऊपर की तरफ, जब दरारें चटकने पड़ती हैं तो जब इसका उद्गार होता है तो उसमें केंद्रीय ज्वालामुखी में क्या होता है, इसमें गैसों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये बहुत तीव्रता से उद्गार होता है इसमें, और इसमें विखंडित पदार्थों की मात्रा कम होती है।
तो यह काफ़ी दूर तक जाके फैलते हैं और इसमें कई प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसको लैक्राइट्स महोदय हैं, एक लैक्राइट्स महोदय हैं जिन्होंने 4 प्रकार में बांटा है, उस तरह से 5-6 प्रकार का होता है। तो लैक्राइट्स महोदय ने कुछ टाइप्स बांटे हैं, जैसे हम बताएंगे। एक होता है जैसे एक उन्होंने बांटा है हवाईयन तुल्य। लैक्राइट्स महोदय ने इसको कई भागों में बांटा है, हवाईयन तुल्य, स्ट्राम्बोलियन, विसुवियस और प्लीनियन। 4 प्रकार के ज्वालामुखियों को लैक्राइट्स महोदय ने बताया है केंद्रीय उद्गार में, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब सबसे जितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसमें ये चारों सबसे ज़्यादा तीव्र होते हैं। इन चारों में भी सबसे अधिक से अधिक बढ़ते हुए क्रम में इसको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से बताया है। अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, जैसे लैक्रियास महोदय ने इसको 4 भागों में बांटा है, हास, बीपी, लेकिन मैंने इसको पूरा लिख दिया है क्योंकि जितने भागों में होता है मैंने पूरा लिख दिया है। आप 4 अगर लैक्रियास महोदय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो लैक्रियास महोदय ने 4 भागों में बांटा है, और वैसे केंद्रीय भागों को, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को 4-5 भागों में बांटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हवाईयन तुल्य, नेक्स्ट स्ट्राम्बोलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, विसुवियन तुल्य, नेक्स्ट पिलियनियन तुल्य। पिलियन तुल्य जो होता है ये सबसे ज़्यादा तीव्रता से निकलता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी मैं इसके बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं, इससे ज्वालामुखी पर्वत, इससे केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं इससे ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इससे ज्वालामुखी पर्वत और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, और ये तीव्रता के आधार पर बांटे हुए हैं। लैक्रियास महोदय ने 4 भागों में बांटा। इसका एक ट्रिक है, हास बीपी, हास से हो जाएगा हवाईयन तुल्य, सा से हो जाएगा स्ट्राम्बोलियन तुल्य, वी से हो जाएगा वल्केनियन या विसुवियस ले लीजिए, पी से हो जाएगा पिलियनियन तुल्य। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी जो है ये हमारा हवाई द्वीप पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारा हवाई द्वीप पर, यूएसए के उत्तरी अमेरिका के पास में पश्चिम में, ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर पाया जाता है। और इसमें जो है ये, जैसे ये चट्टाने हैं, इसमें जो दरारें होती हैं जैसे छिद्रनुमा, उसी से जब मैग्मा का उद्गार होता है तो जब ये बाहर की तरफ मैग्मा आता है तो इसमें ये कुछ ऊपर तक जाता है। इसकी तीव्रता जो है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, और अकॉर्डिंग ज्वालामुखियों के ये थोड़ा सा तो ये होता ही है। चारों जितना लैक्रियास महोदय ने बांटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए चारों में, तो ये सबसे शांत प्रकार का होता है। तो इसमें शांत प्रकार का उद्गार होता है। कैसे? शांत प्रकार का उद्गार होता है, और ये हवाई द्वीप पर पाया जाता है, और इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। जो ये ज्वालामुखी होता है इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है? सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए ये पतला होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए ये पतला होता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ये जो होता है, इसमें जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी होता है इसके अकॉर्डिंग, इसके तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें मैग्मा जो है वो हवाईयन तुल्य की तुलना में गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका इससे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका मैग्मा जो है वो थोड़ा हवाईयन तुल्य के अकॉर्डिंग गाढ़ा होता है। तो इसका उद्गार जो है ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा तीव्रता से होता है। हवाईयन तुल्य के अकॉर्डिंग स्ट्राम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी जो है इसका उद्गार थोड़ा और अच्छे से होता है, और इसको स्ट्राम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी जो है ये लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के पास में स्ट्राम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इसको स्ट्राम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इसमें मैग्मा गाढ़ा पाया जाता है हवाईयन के तुल्य में, और ये लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें मैग्मा कैसा होता है, गाढ़ा होता है। गाढ़ा होगा तो अम्लीय प्रकार का होगा ही। तो इसमें मैग्मा कैसा होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका जो है वो 65% पाया जाता है, ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें जोरदार तीव्रता भी होता है, तीव्रता से उद्गार होता है, कि काफ़ी ये भी खतरनाक होता है। और इसमें जोरदार तीव्रता से उद्गार होता है। इसका आकार जो है वो फूल गोभी के नुमा बन जाता है। जैसे जब अंदर से मैग्मा का उद्गार होता है तो इसका आकार जो है वो फूल गोभी के नुमा बहुत बड़े ऊपर रूप में बन जाता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी पर। ये जो होता है ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है, और ये बहुत ज़्यादा विस्फोट के साथ उद्गार होता है। इसमें ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है। सारे ज्वालामुखी में सबसे खतरनाक प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है, भयंकर विस्फोट इसमें होता है। और इसमें सिलिका प्रधान होता है। इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और इसका जो अम्लीय होता है, अम्ल व चिपचिपा होता है। ये इसमें सिलिका प्रधान होता है। इसका लावा जो होता है, प्लिनियन तुल्य का जो लावा होता है वो सिलिका प्रधान होता है। और इसी को प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी को ही पर्ल ऑफ मदर क्लाउड भी बोला जाता है। प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, पर्ल ऑफ मदर क्लाउड बोला जाता है। और ये इसी से ही जब हम वो पढ़ते हैं, वायुमंडल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार की किरणें निकलती हैं। डी किरणें जो होती हैं उसमें क्या हो जाता है, जब डी ऐसे कई उसमें बांटा जाता है तो उसमें ही क्या होता है, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी के कारण ही नॉक्टिल्यूसेंट बादल का निर्माण हो जाता है। सॉरी, मैंने वायुमंडल बताया। बादल का जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें जब ऊपर जो 4th वाला रहता है उसमें क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बादल वाले में। तो इसी प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी के कारण ही वह बादल का निर्माण होता है। नॉक्टिल्यूसेंट बादल इसको बोलते हैं। और ये मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है। और उत्तर अटलांटिक महासागर में मार्टिनिक द्वीप पाया जाता है, वहाँ पर प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इसका उद्गार जो है वो वल्केनियन तुल्य से भी अधिक दूर तक होता है। और आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं बताना चाहती हूँ, और ना मैं इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैक्ट आपको बता दिया। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने कोई इसमें कहानी ना करके, ना कोई कन्फ्यूज़न करके, मैंने एकदम फैक्चुअल ढूंढ के मैंने इसमें बहुत मेहनत लग जाता है। तब आपके सामने ये लगता है कि हाँ 5 मिनट का कंटेंट है। यही 5 मिनट के पीछे 5 दिन का समय लग जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।